गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपनी कल जो वीडियो में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस सर्विसेज क्या होती है उनके फीचर्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था बैंक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर था और प्राइवेट सेक्टर था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया था कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में दूसरा पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आर दोज विच गिव मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स टू द इंडस्ट्रीज। देखो नाम से ही क्लियर है कि ये जो बैंक्स होते हैं ये इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, जो उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए लोन देते हैं, और ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, यानी कि लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन देते हैं। द बैंक इज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू इंडस्ट्रीज। द बैंक हेल्प इन सेलिंग द शेयर डिबेंचर ऑफ द कंपनी, आल्सो परचेज वेरी ऑफन परफॉर्म द जॉब ऑफ अंडर राइटिंग आल्सो। ये यूजुअली प्रोवाइड करते हैं लोन फॉर परचेजिंग ऑफ लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। इस तरह के ये लोन देते हैं, उन कंपनीज़ के शेयर वगैरह ख़रीदने के लिए लोन देते हैं या डिबेंचर वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो ये होते हैं तुम्हारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल लेवल पर 4 बैंक हैं, ICICI, IDBI। स्टेट लेवल पर 2 है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। थर्ड टाइप के बैंक होते हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर बैंक। देखो नाम से ही क्लियर है, ये वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। इन एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, वाइल लॉन्ग टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड टू लैंड और ट्रैक्टर। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या देते हैं, लोन देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। दीज बैंक एग्रीकल्चर में फिर ये आपको क्या क्या गया है, दो बैंक बताए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो अपने जो किसान है वो ट्रैक्टर परचेज़ कर सके, लैंड की इम्प्रूवमेंट हो सके, पेमेंट कर सके अपने ओल्ड डेप्ट की। तो ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं। फिर है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक कौन से होते हैं, ये बैंक इंपॉर्टेंट है भाई, मैं वो बता देती हूँ जो आपको याद करने हैं। मेनली रीजनल रूरल बैंक आपको याद करना है। These banks are established 1975 to enhance the banking facility in rural areas। देखो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, तो इनकी स्थापना की गई थी 1975 में, ताकि क्या किया जाए, रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। इनका मेन फीचर था कि ये कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक आर फाउंड इन दिस बैंक। फीचर जो कॉमर्शियल बैंक में होता है और कोऑपरेटिव बैंक में दोनों ही पाए जाते हैं। दीज बैंक आर स्पॉन्सर बाय कॉमर्शियल बैंक। 50% जो टोटल कैपिटल का होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 35% कॉमर्शियल बैंक देता है, और 15% जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो देती है। तो इसकी कैपिटल में टोटल पार्ट्स कैसे होता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% कॉमर्शियल बैंक का, और 15% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का होता है जहाँ ये खुलता है। मेन फीचर जो इस बैंक का होता है वो होता है लोन प्रोवाइड करना स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, फॉर डेवलपिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। तो आपको रीजनल रूरल बैंक करना है। इनके चाहे आप नाम भी लर्न कर ले तो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बैंकिंग के बारे में नहीं पूछा जाता। रीजनल रूरल बैंक ये पॉइंट अलग से पूछा जा सकता है। फिर अदर एपिक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल बैंक, सभी को पता होगा हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है कंपनी का। ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी और बैंकिंग सेंटर में। जो सेंट्रल बैंक होता है उसको क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ द कंट्री कहा जाता है। हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मेन काम क्या होता है, नोट को छापना, वो सरकार का बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक पूरे जो बैंकिंग सिस्टम को है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, जनवरी 1982 में एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश किया गया था फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड करना असिस्टेंस ट्रेडर को एंगेज करना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो देखो इसके नाम से ही क्लियर है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम क्या होता है, जो देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनको क्या करना,
फैसिलिटेट करना। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वाज टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। दिस बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर रीफाइनेंसिंग आल्सो हाउसिंग लोन टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक। तो इनका मेन जो नाम से क्लियर हो रहा है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आपके जो हाउसिंग के लिए क्या करना, लोन प्रोवाइड करना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक, इन बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव था जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दोबारा से रिहेबिलिटाइजेशन करने के लिए, यानी कि उनको दोबारा से स्थापित करने के लिए लोन देना। इसके बाद जो आपको एक मेन पॉइंट लर्न करना है वो इसका करना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं। आपको एक तो रीजनल रूरल बैंक अच्छे से लर्न करना है, एक ही नाबार्ड को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये अलग से 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो नाबार्ड क्या होता है, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव जो नाबार्ड का है वो इस्टेब्लिश किया गया था बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब देखो इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर को एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। एक्सटेंड करना रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी टू कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक ऑन एग्रीकल्चर लोन। जो कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर को लोन देते हैं उनको पैसा देने का काम कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है। प्रोवाइड करना फाइनेंस एक्सपोर्ट स्पेसिफिक कमोडिटीज़ को एनकरेज करने के लिए, किसी विशेष वस्तु के एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की अपलिफ्टमेंट है, यानी कि उसका बढ़ोतरी करने के लिए रिसर्च वर्क जो किया जाता है वो काम भी कौन करता है, नाबार्ड करता है। तो ये इसके 4 काम किए जाते हैं। तो आपने जो इतने सारे टाइप्स ऑफ क्या पढ़े हैं, हम देखो इसका एक चार्ट बना रखा है। हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, रीजनल बैंक है, अदर एपिक्स ऑफ बैंक है। कॉमर्शियल बैंक में फिर फॉरेन कॉमर्शियल बैंक है और इंडियन कॉमर्शियल बैंक है। इंडस्ट्रियल बैंक में स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। एग्रीकल्चर बैंक में कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। और फिर आपके हैं अदर एपिक्स बैंक में सेंट्रल एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक और नाबार्ड। आपको जो मेन इसमें लर्न करने हैं, एक तो रीजनल रूरल बैंक अच्छे से लर्न करना है, एक नाबार्ड अच्छे से लर्न करना है। ठीक है भाई। इसके बाद जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वो होता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखो मेन तो आपके जो पेपर में आने के चांसेस रहते हैं वो यही रहता है कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है, बैंक के क्या कार्य हैं। तो आज हम बैंक का फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है। देखो बैंक के 4 फंक्शन बताए गए हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सोशल फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फंक्शन। तो हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे आज वो क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शन। बैंकों का प्राथमिक कार्य, शायद में भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो ये चीज़, क्योंकि एसएस में ऐसा कुछ टॉपिक्स आए हों। तो बैंक्स का मेन काम क्या होता है कि लोग अपने पैसे बैंकों के पास जमा कराते हैं और वहाँ से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो इसके जो प्राइमरी फंक्शन है इसके 2 पार्ट्स है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। केवल एक ही पॉइंट पढ़ेंगे आज हम, एक्सेप्टिंग और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक्सेप्टिंग का मतलब क्या होता है कि लोग अपना पैसा, हम अपना पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ समझते हैं, अगर वो हमारे बैंक अकाउंट में है ना। सभी की ये थिंकिंग होती है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो इसका मतलब आपके घर में पैसा है, आपकी जेब में पैसा है। तो जो बैंकों का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राथमिक कार्य होता है, वो क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं। तो जो इसका पहला काम है वो क्या है, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। आप लोगों ने अपने घरों में एफडी के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट। एक फ़िक्स टाइम के लिए पैसे जमा करा दिए जाते हैं। मान लो 5 साल की एफडी ले रखी है आपने 50,000 रुपये की, तो 5 साल बाद वो 50,000 रुपये प्लस उस पर ब्याज लगकर आपको क्या मिल जाती है, वो एफडी के पैसे मिल जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। मनी इन फिक्स डिपॉजिट फिक्स पीरियड के लिए जमा कराई जाती है। इसमें एक जो डिपॉजिटर है उसको क्या दे दी जाती है, रिसिप्ट दे दी जाती है। रिसिप्ट में डिपॉजिटर का नाम, अमाउंट, जितने पैसे उसने जमा कराए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कितने टाइम पीरियड के लिए जमा कराए हैं, ये सब लिखा होता है। द रिसिप्ट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, यानी कि उस एफडी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर डिपॉजिटर को कुछ मनी की ज़रूरत पहले है तो बैंक उसको रिफ़ंड कर देता है कुछ डिस्काउंट काट कर। कई बार होता है ना कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो कहते हैं उसने अपनी एफडी तोड़वाई है। तो वो यही होता है कि अगर डिपॉजिटर को मान लो 5 साल के लिए एफडी कराई है, लेकिन 3 साल बाद उसके पास ऐसा कोई खर्चा आ गया जिसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपनी एफडी को
क्या करवा लेता है, तुड़वा लेता है, उसको टर्मिनेट करवा देता है, तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस काट कर उसको पैसे दे देता है। मनी डिपॉजिट इन अकाउंट ऑन मैक्सिमम रेट, इस पर जो रेट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिटरमाइंड बैंक एज़ पर द रिक्वायरमेंट, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन करता है डिसाइड, बैंक ही करता है। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी लोअर फॉर लॉन्ग पीरियड, मनी डिपॉजिटेड इन आल्सो नोन एज द टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। तो जो इसमें मनी डिपॉजिट कराई जाती है उसको बैंक की क्या कहा जाता है, टाइम लायबिलिटी, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद वो बैंक को वापस करनी पड़ती है। उसके बाद है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट वो डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें किसी भी टाइम पैसा जमा कराया जा सकता है और किसी भी टाइम निकलवाया जा सकता है, जो कि जनरली हर किसी का होता है। ये मेनली कौन खोलते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है, वो रोज़ के पैसे जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, तो उनका क्या होता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। बैंक इस पर कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट जनरली नहीं करता है। इफ़ टोटल अमाउंट इज़ लेस देन द मिनिमम, बैंक क्या कर देता है, इस पर सर्विस होता है ना कि अगर खाते में 1000 रुपये से कम होते हैं तो बैंक चार्ज काटना शुरू कर देता है। तो मनी जो विड्रॉ की जाती है वो चेक के थ्रू की जाती है, और मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट इज़ नोन द डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ये बैंक की क्या होती है, तुम्हारी डिमांड लायबिलिटी होती है, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, द अकाउंट इज़ एनकरेज टू स्मॉल सेविंग, बैंक पे करता है इस पर इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से क्या होता है, कम होता है। मनी जो इसमें डिपॉजिट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक कहा जाता है। और फोर्थ टाइप का जो अकाउंट होता है उसको क्या कहा जाता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इन दिस अकाउंट डिपॉजिटर क्या करता है, एक फ़िक्स अमाउंट की मनी एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देता है मंथली बेसिस पर, जैसे हर महीने 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, 2000 रुपये जमा कर रहे हैं। द मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी पीरियड एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशन, इसके पैसे आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड से पहले नहीं निकाल सकते। जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो दोबारा से इसी अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, रीडिपॉजिट कर दिया जाता है। द अकाउंट इज़ हायर इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एफडी से ज़्यादा होती है। मनी जो इस अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है उसको टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक कहा जाता है। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें मंथली बेसिस पर क्या की जाती है, एक फ़िक्स अमाउंट जमा की जाती है, जैसे किस्तें बन जाती है वही 1000 रुपये महीने की, 2000 रुपये महीने की, फिर जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसी अकाउंट में क्या होता जाता है, जमा होता जाता है, और इस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है और ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो आज हमने इसका प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट।